हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टेस्टिंग ऑटोमेशन के बारे में। तो ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है और आपको डिफरेंस भी बताऊंगा मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर ये काम कैसे करती है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग से पहले, और एंगुलर के अंदर ऑटोमेशन टेस्टिंग किस तरीके से होती है, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी आपको मैं दिखाऊंगा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है एंगुलर का कि कहाँ कहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, राइट। सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग होती क्या है। ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करने से पहले अगर हम मैनुअल टेस्टिंग की बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारा टेस्टर होता है, उसको हमारे एप्लीकेशन देते हैं टेस्ट करने के लिए, और वो मैनुअली एक एक चीज़ टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि लॉगिन ठीक काम कर रहा है, साइन अप ठीक काम कर रहा है, पूरी वेबसाइट का फ्लो जहाँ पे हमें क्लिक करना चाहिए, सही पेजेस ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर वही सारी चीज़ें टेस्टिंग हमारा कोड टेस्ट करता है, राइट। हम थोड़ा कोड लिख देते हैं और उस कोड के अंदर क्या होता है कि एक कमांड लाइन से हम उस कोड को रन करेंगे और वो सब कुछ सब टेस्ट कर देगा। अब एग्जांपल के लिए मैंने रखा है जैसे कि हमारी वेबसाइट का एक टाइटल होता है यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर है प्रेजेंट एंगुलर टेस्टिंग, राइट। सो लेट्स से हमारी जो एंगुलर वाली एप्लीकेशन है उसका जो टाइटल है वो ब्लॉग होता है, राइट। ब्लॉग हमने रखा हुआ है, तो एक टेस्ट केसेस लिखने के लिए हमें इतना सा कोड लिखना पड़ेगा। ये कोड हर बार अपने आप टेस्ट कर देगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन का जो टाइटल है वो ब्लॉग है कि नहीं। अगर ब्लॉग नहीं है तो ये फेल हो जाएगा और बता देगा कि नहीं, आपका जो एप्लीकेशन का टाइटल है वो ब्लॉग नहीं है, कुछ और है, और उसका नाम भी बता देगा, राइट। सो अगर आपको अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि यार ये छोटी सी चीज़ के लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, तो डोंट वेरी, हमें हर चीज़ के लिए इतना टेस्ट कोड नहीं लिखना पड़ता। सो जस्ट ये एग्जाम्पल है आपके लिए, राइट। तो ये कोड अपने आप टेस्ट करेगा जब हम कमांड लाइन के ऊपर एक कमांड से इसको रन कर देंगे तो, राइट। और यस, ये ब्राउज़र के ऊपर भी टेस्टिंग करता है अपने आप, वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये जस्ट एक एग्जांपल था। देन ये काम कैसे करता है, मैंने आपको बता दिया कि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर तो एक टेस्टर जब करता है तो वो अपने हाथ से करता है, उसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है। लेट्स से उसको पूरी एप्लीकेशन टेस्टिंग करनी है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो उसको 2-3 दिन भी लग सकते हैं सारी की सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए। बट मैनुअल टेस्टिंग के अंदर टाइम लगता है तो इसलिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब के हम टेस्ट केसेस लिख लेंगे और कमांड लाइन के थ्रू उसको रन करेंगे, और एक वेरी क्विक टाइम विद इन 2 और 3 मिनट, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो 4-5 मिनट के अंदर भी हमारी सारे के सारे प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी को वो टेस्ट कर देता है, राइट। इस तरीके से काम करता है। 3 तरीके की टेस्टिंग होती हैं। एक होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपका एक छोटा सा एक अलग से ही एक फीचर है, लेट्स से कि एक फंक्शन है सम करने का, एक फंक्शन है इंटरेस्ट निकालने का। सो ये उनको टेस्ट करने के लिए काम आता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपके एक फंक्शन के साथ कोई डिपेंडेंसी है, मान लो कि डेटाबेस की डिपेंडेंसी है या फिर कोई सर्विस की डिपेंडेंसी है, तो वो आपका एक फंक्शन प्लस उसकी डिपेंडेंसी दोनों को टेस्ट करता है। एंड टू एंड टेस्टिंग हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन, पूरी की पूरे प्रोजेक्ट का टेस्टिंग होता है। कुछ लोगों के हिसाब से इंटीग्रेशन टेस्टिंग कुछ नहीं होता है, 2 ही टेस्टिंग होती है, एक तो यूनिट टेस्ट होता है और एक एंड टू एंड टेस्ट होता है। बट ये डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है कि आप कैसे उसको समझते हो, राइट। दोनों ही चीज़ें अपने आप में ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैं बात करूँ कब हमें टेस्ट केस लिखने चाहिए, कब नहीं लिखने चाहिए। अगर हमारी एप्लीकेशन छोटी है तो उसके लिए टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट केस लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसको टेस्टर ईजिली टेस्ट कर सकता है, राइट। सो जब भी हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हमारी कोई बड़ी एप्लीकेशन होती है, फिर मिड लेवल की एप्लीकेशन होती है, तब लिखते हैं। और जैसे ही हमें कुछ हमारा रिलीज़ करना है, हमारा प्रोडक्ट लाइव होने वाला है, उस टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि लेट से 2 घंटे पहले तक हमारे डेवलपर काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि उन्होंने कुछ गलत कोड कर दिया हो जिसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए। तो टेस्ट केसेस जल्दी ही उस सारी चीज़ को, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मैनुअल टेस्टर बहुत कम टाइम में नहीं कर पाएगा, राइट। हो सकता है कि मैनुअल टेस्टर मिस भी कर दे, भूल भी जाए, बट जो ऑटोमेशन होगा वो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कुछ केस छूट जाए अगर हमने उसकी सही तरीके से टेस्ट केसेस लिखे हैं तो। देन कब हमें नहीं करनी चाहिए, अगर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो हमें उसकी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, मैनुअल टेस्ट केसेस नहीं लिखने चाहिए, सॉरी ऑटोमेशन टेस्ट केस नहीं लिखने चाहिए। क्योंकि अगर ऑटोमेशन टेस्ट केस हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हमारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेंज होती रहती है, हमारा कोड स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारे फंक्शंस के नाम चेंज होते हैं और हम फाइल्स वगैरह भी चेंज करते रहते हैं, तो उस टाइम के ऊपर हमारी डबल मेहनत हो जाएगी। तो हमें कभी भी जब स्टार्टिंग के अंदर हमारी एप्लीकेशन बन रही होती है तब नहीं चेंज करना चाहिए। अगर आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर रैपिडली रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, आपका क्लाइंट कहता है कि यार नहीं, पहले ये एक्स चीज़ थी इसको वाई कर दो, पहले रेड था इसको ग्रीन कर दो, उसका टाइटल चेंज कर दो, लॉगिन की फंक्शनैलिटी चेंज कर दो,
बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अंदर टेस्ट केसेस काम नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी आपकी फंक्शनैलिटी का तरीका चेंज होगा और आपके फीचर्स चेंज होंगे, हर बार आपको टेस्ट केसेस दोबारा लिखने पड़ेंगे। सो वो भी एक वर्थ इट पॉइंट नहीं है, राइट। सो देखो, टेस्टिंग के लिए एंगुलर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। तो प्रोटेक्टर्स होते हैं, देन जैस्मिन और कर्मा होते हैं। प्रोटेक्टर्स बेसिकली यूज़ करते हैं आपका जो टेस्ट होते हैं उनको ब्राउजर के ऊपर रन करने के लिए। जैस्मिन एक छोटा सा फ्रेमवर्क होता है, इन्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर आप फाइल के अंदर अपना कोड लिखते हो और वो उसको समझता है, राइट। और इसका बेसिकली जो कोड होता है वो स्पेक फाइल के अंदर होता है। मैं आपको स्पेक फाइल भी दिखाऊंगा कैसी होती है, राइट। और कर्मा क्या करता है कि आपका मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर आपका टेस्ट केसेस रन करता है। एक टाइम में भी मल्टीपल ब्राउजर पे कर सकता है और 1 बाय 1 भी कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशंस आपको 2 चीज़ों की मिलेगी। एक तो मिलेगी कर्माई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कर्मा क्या करता है, मल्टीपल ब्राउजर के ऊपर रन करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम लॉन्चर हो सकता है, फायरफॉक्स लॉन्चर हो सकता है, जितने भी लॉन्चर्स होंगे वो आपको हो सकते हैं। सारी सारी प्लगइन्स आपकी यहाँ पे हो सकती हैं और प्लगइन्स भी ऐड हो सकती हैं। और क्या पोर्ट रहने वाला है, और इसके अंदर टाइमिंग वगैरह भी दी होती है कि कितनी टाइमिंग के लिए हमें टेस्ट केसेस रन करने हैं। तो यहाँ पे आप सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस रन कर सकते हो, राइट। जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन पुट करनी है, बेसिकली जब बिगिनर होता है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी पड़ती, बट जब आप एडवांस लेवल में आ जाते हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कोड लिखने बैठेंगे। एक होती है आपकी प्रोटेक्टर्स कॉन्फ़िगरेशन, वो यहाँ पे होती है। ये आपका कितने टाइम के अंदर सारी स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, किस पोर्ट के ऊपर चलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट सेट टाइम आउट क्या है, और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं प्रोटेक्टर की, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन से ब्राउज़र के ऊपर लॉन्च करना है, क्रोम पे करना है, किस पे करना है, ये सारी चीज़ें। और कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। लेट्स से हम जैस्मिन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जैस्मिन यहाँ पे एडिट है। अगर कुछ और जैसे कि जेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाता। तो इस तरीके से ये वाला यूज़फुल होता है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो हम टेस्ट कोड लिखते हैं वो बेसिकली स्पेक फाइल के अंदर लिखते हैं, राइट, जैस्मिन के अंदर। तो स्पेक फाइल कहाँ होती है, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो तो आप एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट भी होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो जस्ट इस वाली एप्लीकेशन SRC के अंदर आते हैं। ये हमारा E2E का SRC था, और इसके अंदर आप देखोगे आपका एक कंपोनेंट बना हुआ है ऐप नाम से, और इसके अंदर spec.ts फाइल है। इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट केसेस लिखे होते हैं। कुछ टेस्ट केस यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, आप एक कंपोनेंट जनरेट करते हो तो ये फाइल अपने आप जनरेट हो जाती है, थोड़ा बहुत कोड भी इसमें आ जाता है, राइट। और इसके अंदर हम चेंज भी करते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि एक स्पेक फाइल वगैरह कैसे बना सकते हैं और कैसे उसके अंदर चेंजेस करके एक टेस्ट केस सिंपली रन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।